टाइटैनिक, जिसका नाम सुनते ही विश्व की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली समुद्री घटना याद आती है। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका इस महा एपिसोड में स्वागत करता हूं। जी हां, बात हो रही है टाइटैनिक की। 111 साल पहले जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ, इसमें कुल 2223 यात्री सफर कर रहे थे और इसकी क्षमता 3500 यात्रियों की थी। इसे RMS रॉयल मेल शिप टाइटैनिक का नाम दिया गया था। इसकी लंबाई 269 मीटर थी। यह अपने समय का विश्व का सबसे बड़ा, सबसे भव्य, लग्जरी और अद्वितीय जहाज था। WSL व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा टाइटैनिक का निर्माण किया गया था। इसे बनाने में कुल 1500 लोगों ने काम किया था, जिसमें 3 वर्ष और $7.5 मिलियन का खर्च आया था। टाइटैनिक की रफ्तार 42 किलोमीटर प्रति हावर्स की थी। टाइटैनिक को डबल बॉटम डिजाइन किया गया था, यानी इसके नीचे 2 बॉटम थे। 2 सेक्शन में इसके बॉटम बने हुए थे, जिससे फायदा यह था कि एक बॉटम अगर किसी भी आपदा से, किसी भी ठोस पदार्थ से टकराकर टूट भी जाए, तब भी टाइटैनिक के चलने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। टाइटैनिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। उसका दूसरा बॉटम तब वर्क में आ जाएगा। इसके डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। इसीलिए इसे अनसिंकेबल जहाज के नाम से जाना जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज, अनसिंकेबल। AS फ्रैंकलिन, जो कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वह इसे लेके इतना उत्साहित थे कि उन्होंने पब्लिकली आकर बोल दिया था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज है। 31 मई 1911 को टाइटैनिक लॉन्च कर दिया गया। इसे बेहद मॉडर्न और लग्जरियस बनाया गया था। फर्स्ट क्लास यात्रियों के कैबिन्स किसी 5 स्टार महल के इंटीरियर से कम नहीं थे। इसमें स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, कैफे, बार्बर शॉप, जिम जैसी लग्जरी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई थी। 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए प्रारंभ की थी। इसकी कमान संभाले हुए 62 वर्षीय सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। यात्रा शुरू होने के 5वें दिन 14 अप्रैल 1912 को पहले से उस समुद्र में जाने वाली शिप्स, जिन्हें आइस वर्ग का पता चल गया था, उनके द्वारा आइस अलर्ट मैसेज छोड़ा जाने लगा। देखिए, उन दिनों मैसेजेस के लिए फैक्स या ईमेल की सुविधा नहीं हुआ करती थी। उन दिनों इंटरनेट नहीं था, ना ही कोई प्रिंटिंग की व्यवस्था थी। उन दिनों रेडियो कम्युनिकेशन की टेलीग्राफी द्वारा टिक 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 करके मैसेज बजाया करते थे और उसी कोड को समझने वाला नेक्स्ट ऑपरेटर, नेक्स्ट नाव पर बैठा हुआ नेक्स्ट शिप का ऑपरेटर उसे पढ़ा करते थे। यह मैसेज के आदान प्रदान का माध्यम था। 14 अप्रैल 1912 को ही एक मैसेज टाइटैनिक को भी रिसीव हुआ, जिसे ऑपरेटर ने तुरंत तत्काल प्रभाव से कैप्टन के पास पहुंचाया। कैप्टन ने उस मैसेज को पढ़ा, जो कि आइस चेतावनी के बारे में था। कैप्टन ने उस मैसेज को पढ़ने के बाद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का निर्णय लिया और आगे बढ़ते रहे। उन दिनों नॉर्थ अटलांटिक में बर्फ जमने की स्थिति पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक थी। शिप 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार में चल रही थी। देखिए, शिप की रफ्तार कम नहीं की गई, क्योंकि जोसेफ ब्रूस, जो कि व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका कैप्टन को काफ़ी प्रेशर था कि जहाज को तेज चलाया जाए। जहाज को दिए गए समय में सिर्फ 6 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचाया जाए, जिससे कि यह इतिहास रचा जा सके कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। देखिए, तब रडार की सुविधा नहीं थी। टाइटैनिक में ऊपर व्यू पॉइंट पर तैनात एक व्यक्ति, जिसका नाम फ्रेडरिक फ्लीट था, उसका काम था कि आगे सामने वाले रास्ते पर ध्यान रखना और कोई भी रुकावट या कोई भी बाधा आने पर तुरंत अपने कैप्टन को सूचित करना। उसे अचानक रात को 11:39 पर अपने सामने एक आइसबर्ग दिखाई दिया और वह
अलर्ट बेल को तुरंत ही 3 बार बजाता है और फोन करके अपने कैप्टन को चिल्लाती हुई आवाज में बताता है कि हमारे सामने आइसबर्ग है, कृपया तुरंत ही जहाज को मोड़ा जाए। और तुरंत ही कैप्टन ने जहाज को मोड़ने का आदेश दिया। जहाज को बाईं तरफ मोड़ा जाना था। कमांड को सही से ना सुन पाने की वजह से जहाज को दाहिनी तरफ मोड़ दिया गया, जिससे कि वह बर्फ के और भी नजदीक पहुंच गया। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा गई। क्योंकि जहाज की रफ्तार कम नहीं हो पाई थी, इसलिए यह टकराव काफी तेज हुआ और इस टकराव का नतीजा रहा कि जहाज के एक हिस्से में मेटल फट गया और काफी बड़ा छेद हो गया, जिससे 7.1 टन प्रति सेकंड की रफ्तार से जहाज में पानी भरने लगा। हालांकि टाइटैनिक को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि उसके फ्रंट के 4 कंपार्टमेंट भरने के बाद भी टाइटैनिक डूबने वाला नहीं था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सेप्टेबल था। टाइटैनिक का 5 कंपार्टमेंट जो कि फ्रंट से बिल्कुल पानी से भर गया। खतरे की निशान से पानी ऊपर चला गया। 4 कंपार्टमेंट तक वह सहन कर सकता था, चल सकता था। 5वें कंपार्टमेंट में भर जाने के कारण खतरे के निशान को पानी पार कर गया और नतीजा यह हुआ कि टाइटैनिक फ्रंट की साइड से, आगे की साइड से धीरे धीरे डूबने लगा। वजन बढ़ गया। पानी का तापमान उस रात -2 डिग्री सेल्सियस था। कैप्टन ने बहुत कोशिश की शिप को बचाने की। 14 अप्रैल रात 12:05 पर जब कैप्टन को श्योर हो गया कि अब शिप को नहीं बचाया जा सकता, शिप डूबने लगी है, पानी खतरे के निशान से शिप में अधिक भर गया है, तब उन्होंने शिप की चिंता छोड़कर यात्रियों की जान बचाने का निर्णय लिया। तब उन्होंने लाइफ बोट को पानी में उतारने का आदेश दिया और ऑपरेटर्स को हेल्पिंग सिग्नल भेजने का आदेश दिया। तब सिग्नल 2 माध्यम से भेजे जाते थे। हेल्पिंग सिग्नल भेजने का पहला माध्यम था रेडियो की टेलीग्राफी द्वारा और दूसरा माध्यम था रॉकेट द्वारा, जिसमें रॉकेट आसमान की तरफ छोड़े जाते थे। जब भी कोई शिप किसी मुसीबत में होता या खतरे में होता तो वह अगल बगल या दूर किसी भी शिप को सूचित करने के लिए यह रॉकेट आसमान में छोड़ा करते थे, जिसके उजाले को देखकर नेक्स्ट शिप समझ जाता था कि हाँ, वहां एक शिप प्रॉब्लम में है और उसकी तरफ तुरंत ही चल देता था। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट लगातार सिग्नल भेजने के बाद एक जहाज RMS स्कारपेथिया, जो कि टाइटैनिक से कुछ दूरी पर मौजूद था, उसके ऑपरेटर ने यह सिग्नल पढ़ लिया और वह तुरंत समझ गया और उसने तुरंत ही जैक फिलिप्स से बात की रेडियो टेलीग्राफी के द्वारा और अपनी जहाज को टाइटैनिक की तरफ मुड़वाया और टाइटैनिक की तरफ तेजी से चल दिया। देखिए, त्रासदी ये थी कि वह सिर्फ RMS स्कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर वह अपनी फुल स्पीड में भी चलता तब भी उसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लग जाते और इतना समय टाइटैनिक बचने वाला नहीं था। और दूसरी तरफ दूसरा सिग्नल क्रू मेंबर्स के द्वारा आकाश में छोड़ा जा रहा था रॉकेट, उसे भी एक जहाज के क्रू मेंबर्स ने देखा और उन्होंने तुरंत अपने कैप्टन को सूचित किया। उनके कैप्टन ने उनसे कहा कि वो टाइटैनिक है, उसमें अमीर लोग सफ़र कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी मना रहे होंगे। ऐसा कहकर उस कैप्टन ने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया, जबकि वह जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर था। 37। वह 1 आवर के अंदर में टाइटैनिक के पास पहुंच जाता और कम से कम सभी यात्रियों को बचा सकता था, सभी यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को लोग अभी भी टाइटैनिक पर मरने वाले लोगों का गुनहगार बताते हैं कि अगर टाइम से पहुंचते तो ये सभी यात्रियों को बचा सकते थे। और इधर टाइटैनिक में लाइफ बोट उतारे जा चुके थे और लोगों को भेजने की तैयारी की जा चुकी थी, जिसमें एक प्लान बनाया गया कि बच्चों और औरतों को पहले भेजा जाएगा। एक लाइफ बोट पर 68 लोग आ सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, अपने परिवार को पीछे छोड़कर जाना मंजूर नहीं किया। वो इस वजह से उस शिप पर ही रह गए, जिस वजह से शुरू की कुछ लाइफ बोट्स सिर्फ आधे लोगों को ही लेकर आगे बढ़ गई। इसके बाद इस चीज़ का ध्यान दिया जाने लगा और भर के भेजा जाने लगा। कुछ लोगों को लाइफ बोट से अधिक सेफ टाइटैनिक के ऊपर ही लग रहा था, तो वो भी लाइफ बोट पर नहीं गए, टाइटैनिक पर जमे रह गए।
इन्हीं सब कारणों से 2223 लोगों में से सिर्फ 706 यात्रियों को बचाया जा पाया था और बाकी के 1517 लोग टाइटैनिक के साथ उस पानी में डूब गए और अपनी जान गंवा बैठे, जिसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। जबकि उन लाइफ बोट्स का अगर नियमतः पूर्ण उपयोग हुआ होता तो 1360 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और इस प्रकार टाइटैनिक 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक महासागर की सतह में डूब गया, जिसकी गहराई लगभग 3.5 किलोमीटर है। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ लास्ट तक, अंत तक अपनी व्हील पर बने रहे और टाइटैनिक के साथ ही अपने आप को भी अटलांटिक महासागर के तलहटी के हवाले कर दिया। 3 बजे तक टाइटैनिक पूर्ण रूप से अटलांटिक महासागर में डूब चुका था। अब उसका कोई भी शेष बाहर नहीं दिख रहा था। दिख रही थी तो सिर्फ मरे हुए लोगों की लाशें। आज हमने टाइटैनिक की संपूर्ण केस स्टडी को एक्सप्लेन किया। अगर यह वीडियो, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। धन्यवाद।